हाय गाइस, कैसे हो। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और घर पे सुरक्षित होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने केमिस्ट्री चालू कर दिया है, उसका फर्स्ट पार्ट हमने कल अपलोड कर दिया था। स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं हम पढ़ा रहे हैं आपको। आशा करता हूँ वो वीडियो आप सबने देखा होगा और उसको पसंद भी किया होगा। अगर नहीं देखा है तो पहले मैं अभी इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, उस वीडियो को पहले जाके देखें, फिर ये वीडियो देखें। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो को आगे देखने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी सूचना के तौर पे पहले बता दें, जो हम रोज़ बताते हैं आपको, कि हमारा यूट्यूब चैनल द यूनियन एकेडमी को आज ही जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी नोटिफिकेशन में जो भी वीडियो बनाऊं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे उसका। अब हम आगे चलते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर हम चालू कर रहे हैं। कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, हम आज उसके यहाँ तक पढ़ लिया था कल, उसके आगे हम आज पढ़ने जा रहे हैं। द्रव्य की जो अवस्थाएं होती है ना, स्टेट्स ऑफ मैटर, वो एक्चुअली हमने कल बताया था कि अब सॉलिड, लिक्विड, गैस और जो प्लाज्मा होती है, ये नेचुरली स्टेट होते हैं, इनको प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि ये एक थोड़ी सी डिफिकल्ट अवस्था होती है प्लाज्मा, लेकिन ये नेचुरली होती है हमारे पास अवेलेबल। लेकिन बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को हम प्राप्त नहीं कर सकते, मतलब प्राप्त कर सकते हैं लेकिन नेचुरली नहीं होती है। मुख्यतः चार ही हमारे पास अवेलेबल होती है। ताप एवं दाब में परिवर्तन करके, इनकी भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन करके कोई भी पदार्थ की, तो उसको बोस आइंस्टीन कंस्टेंट बोलते हैं, उसको प्राप्त करते हैं। अब एक बाई एक करके हम मतलब इन पांचों स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टेट हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपके पास है सॉलिड स्टेट। कौन सी है? सॉलिड स्टेट। अब उसके इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे हम। इसके बारे में क्या करेंगे? डिटेल से पढ़ेंगे। पहले इसके आकार की बात करते हैं, आयतन की बात करते हैं। तो इन सभी चीज़ों को समझने के लिए आप एक एग्जाम्पल सेट कर लो। जैसे कोई एक एग्जाम्पल लिया मैंने, पत्थर सॉलिड है ना, पत्थर। इस एग्जाम्पल से सब कुछ समझ में आ जाएगा आपके। पत्थर है, पत्थर का आकार फिक्स होता है ना, आप उसे चेंज नहीं कर सकते दबा के, मरोड़ के या उसको गिरा के, कुछ भी। पत्थर का आकार आयतन से, तो अगर 5 किलो का है तो 5 किलो का रहेगा। ऐसे नहीं है कि आप 1 मिनट पहले 5 किलो का था, 2 मिनट बाद में 10 किलो का हो जाएगा या 2 किलो का रह जाएगा, नहीं होगा वो। बिल्कुल, इसका मतलब ये हुआ आकार और आयतन आयतन बिल्कुल फिक्स रहता है। संपीड़ितता बिल्कुल नगण्य होती है। संपीड़ितता का मतलब ये होता है कि इसको हम दबा नहीं सकते बिल्कुल। जैसे आपको ये स्ट्रक्चर दिख रही है, ये वाली, इसमें देखो एटम्स है ना, बिल्कुल ऐसे पास पास में है। मतलब अगर आप इस पे इधर फोर्स भी डालोगे ना, इसको खींचोगे ना किधर से भी, चारों तरफ से, तो इसको अंदर, मतलब अंदर जाने के लिए या अंदर इसको शिफ्ट होने के लिए इसके पास कुछ स्पेस ही नहीं बचा, तो ये दबेगा किधर? इसको कुछ शिफ्ट होने के लिए कुछ जगह तो चाहिए ना। ठोस में क्या है कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल क्लोज होते हैं। क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर होती है इनकी, मतलब बिल्कुल एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, जो एक दूसरे का, जिसमें मूवमेंट मतलब आसानी से नहीं हो सकता। तो हम अगर बाहरी फोर्स भी लगा रहे हैं ना इस पर, तो इसका मूवमेंट नहीं हो पा, मतलब इस चीज़ को हम दबा नहीं पा रहे हैं। तो इसका मतलब, इसकी दबा नहीं पा रहे, इसका मतलब इसको संपीड़ित नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इसकी संपीड़ितता क्या होगी? संपीड़ितता नगण्य होगी, मतलब न के बराबर। बिल्कुल ऐसे नहीं कि 100% होगी, बिल्कुल बाकी नगण्य होगी, मतलब बहुत बहुत कम, जो हमको इतना मतलब इतना अंतर आता है इसमें कि हम इसको आंखों से देख नहीं पाएंगे। संपीड़न होता है इसमें, बिल्कुल नगण्य होता है, जिसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। दूसरी हम बात करें तो आंतरिक आकर्षण, मतलब आंतरिक आणविक स्थान की बात करें, तो आपको पता है कोई एक चीज़ है, जैसे मैंने ये बीकर लिया, ये 2 बीकर लिए, इसमें बिल्कुल मैं, जैसे 10 पार्टिकल है, मुझे 10 पार्टिकल इसमें पास पास में रखूँगा तो 10 पार्टिकल इसमें आ जाएंगे। लेकिन अगर दूर दूर रखूँगा तो इसको बहुत सारी स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब बड़ा पात्र लेना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? जो सॉलिड होता है ना, उसको कम स्थान घेरने की, मतलब कम स्थान घेरता है ये, ज़्यादा स्थान की ज़रूरत नहीं होती इसको, क्योंकि आपस में सटे हुए होते हैं ये, एक दूसरे से मतलब दूरी दूरी पर नहीं होते हैं, बिल्कुल फिक्स, मतलब एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। तो एक छोटी सी जगह में इनको मतलब घेरा जा सकता है, इसलिए ये चीज़ सब आपको पता है। दूसरी हम बात करते हैं अणुओं के मध्य आकर्षण की। अगर अणुओं के मध्य आकर्षण की बात करें तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा कि आकर्षण, अब कोई भी चीज़ बिल्कुल एक दूसरे से सट के कब रहेगी या एक दूसरे से जुड़ी हुई कब रहेगी? जब उनके बीच आकर्षण बल होगा। क्योंकि किन्हीं भी दो परमाणु को, जैसे एक ये परमाणु है, ये परमाणु, इन दोनों को आपस में बांधे रखने का काम करता कौन है? आकर्षण बल ही काम करता है। तो सॉलिड में ये आस पास पास में बंधे रह क्यों बंधे रहते हैं? इसका रीज़न ये है कि इनकी मॉलिक्यूल्स या इन परमाणुओं के बीच का जो आकर्षण बल है ना, वो बहुत ज़्यादा है। आकर्षण बल की अगर हम बात करें, हालांकि वो गुरुत्वाकर्षण बल है, लेकिन फ्री से रिलेट कर सकते हैं। F बराबर होता है G m1m2/r²। यह होता है गुरुत्वाकर्षण बल। अब देखो, अब ये परमाणु इन दोनों के बीच में दूरी बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल सटे हुए हैं। इसका मतलब ये दूरी जितनी कम होगी स्क्वायर में, उसके उनके बीच में फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा।
इसका मतलब आंतरिक आकर्षण बल इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में दूरी कम होने के कारण उतना ही ज़्यादा बढ़ रहा है। इसलिए इसमें आंतरिक आकर्षण जो अणु के मध्य आकर्षण बल है ना, वो बहुत अधिक होता है। यही इन अणुओं को बिल्कुल पास पास में बांध के रखता है। यानी सॉलिड स्ट्रक्चर बनने का जो मेन कारण है ना, ये आकर्षण बल ही है, जो इसको आपस में एक मतलब सेल्फ क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बनाता है, बिल्कुल सॉलिड स्ट्रक्चर बनाता है। ये अणुओं के मध्य आकर्षण इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर मैं डेंसिटी की बात करूँ, घनत्व की, तो घनत्व होता है, देखो घनत्व डी बराबर होता है m/v। घनत्व होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब आप देखो वॉल्यूम जो होती है ना, वॉल्यूम जो होता है, जैसे मैंने ये इतना सा ये कोई ये वो ले रखा है, पात्र ले रखा है। अब इसमें से मैंने 1000 एटम्स ऐसे घुसा दिए, इसमें 1000 एटम्स एंटर करा दिए, इसके बाद भी इसमें ये आ पा रहे हैं। इसका मतलब कि इतने से अणु है ना, ये स्थान कम घेर रहे हैं, वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, लेकिन इसमें इतने से भी बहुत सारे मॉलिक्यूल आ जा रहे हैं, तो उसका द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है। देखो वॉल्यूम भी कम हो रहा है और मास भी बढ़ रहा है, तो दोनों ही फैक्टर में डेंसिटी बढ़ती है। तो बढ़ती नहीं है डेंसिटी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मास भी बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी कम हो रहा है, तो इसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है। डेंसिटी का मतलब होता है पर यूनिट एरिया में कितने मॉलिक्यूल्स आप एंटर करा सकते हो। जैसे मेरे पास एक तो ये है 2x2 mm साइज का पात्र, ये मेरे पास है 3x3 mm का पात्र। मुझे 10 मॉलिक्यूल, एक तो 10 मॉलिक्यूल इसमें बिल्कुल सेल्फ क्लोज कर दिए मैंने, 10 मॉलिक्यूल इसमें आ गए, और एक 10 मॉलिक्यूल इसमें मैंने एंटर कराए। तो पर यूनिट एरिया के हिसाब से ये स्थान ज़्यादा ले रहा है, वॉल्यूम ज़्यादा घेर रहा है, तो जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है उसका घनत्व अपने आप ही कम हो जाएगा। मतलब जिस स्थान में इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसमें मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, मतलब इसकी डेंसिटी कम है, घनत्व कम है इसका, मतलब पर यूनिट एरिया में मॉलिक्यूल्स की संख्या कम है और इसमें ज़्यादा है, इसलिए ये बिल्कुल पास पास में रहते हैं। तो जो अणु पास पास में रहेगा ना, हमेशा उसका घनत्व ज़्यादा रहेगा, और जो दूर दूर रहेंगे ना, उसका घनत्व हमेशा कम रहेगा। इसीलिए जो गैस का घनत्व होता है ना, गैस का सबसे कम होता है, क्योंकि इसमें अणु बहुत दूर दूर हो जाते हैं। और ठोस का घनत्व सबसे ज़्यादा इसलिए होता है कि अणु हमेशा पास पास रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, घनत्व की बात आ गई। अब उदाहरण जैसे लकड़ी हुआ, पत्थर हुआ, कांच हुआ, ये सॉलिड स्ट्रक्चर रखते हैं सब, ये मैंने आपको अभी समझा ही दिया है, तो ये वाला आप बिल्कुल समझ सकते हो। अब जैसे आपको ये समझ में आएगा ना, अब आपको द्रव अवस्था में कोई दिक्कत नहीं आएगी। द्रव अवस्था में क्या होगा, आकार आयतन की बात करें, देखो द्रव कोई भी चीज़ ले लो आकार में, जैसे कल भी मैंने आपको बताया था कि मैंने अगर ऐसा पात्र लिया या कोई एक ऐसी बोतल ली, मैंने 2 किलो जो वाटर है ना, 2 kg वाटर इसमें डालना है, 2 kg वाटर डालना है। एक तो इसमें डालूँ तो ये इस पात्र का आकार ले लेगा, इसमें डालूंगा तो ऐसे बोतल का आकार लेगा, तो आकार फिक्स नहीं है। तो वॉल्यूम तो वही 2 किलो इसमें डाल रहा हूँ, वही 2 किलो इसमें डाल रहा हूँ, तो आयतन तो फिक्स निश्चित है। जो आकार होता है ना, वो अनिश्चित होता है, फिक्स नहीं होता। जिस जिस भी पात्र में डालोगे, जिस भी चीज़ वस्तु में डालोगे, आप उसी का आकार ले लेगा। ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए फ्रेंड्स। दूसरी हम बात करें संपीड़ितता की, संपीड़ित होते हैं, लेकिन ये हमेशा ये ध्यान रखना, ठोसों से इसकी संपीड़ितता ठोसों से कम होती है। संपीड़ितता मतलब ठोसों से, सॉरी ये गलत लिख दिया फ्रेंड्स, यहाँ पे ये वाली चीज़ गलत है, थोड़ी सी इसका करेक्शन कर लो आप। इसको मतलब संपीड़ित किया जा सकता है द्रव को, ठोसों से संपीड़ितता इसकी अधिक होती है। ये मैं अभी करेक्शन करके आपको PDF में डाल दूंगा। संपीड़ितता अधिक होती है इसकी, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स थोड़ी दूर दूर है, ठोसों की अपेक्षता मॉलिक्यूल थोड़ी दूर दूर है, तो इनको आपस में दबने के लिए जगह मिल गई, तो ये थोड़ा संपीड़ित हो सकते हैं। तो जो संपीड़ितता होती है ना, वो ठोसों से इसकी संपीड़ितता इसकी ठोसों से ज़्यादा होती है, अधिक होती है। दूसरी आंतरिक आकर्षण बल की बात करें तो आंतरिक आणविक स्थान की बात करें तो ठोसों से अधिक होता है। वो क्यों होता है, उसका रीजन है। जैसे मेरे को एक यही मॉलिक्यूल इतना ही स्थान ये घेर रहे हैं, और इसे इन सभी मॉलिक्यूल्स को अगर मैं एक छोटा पात्र लेके उसको बिल्कुल पास पास में रख दूँ, बिल्कुल पास पास में बिल्कुल सॉलिड स्ट्रक्चर बना दूँ, तो ये इतने सारे मॉलिक्यूल इतने से स्पेस में आ जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो गैसों के अणु ना दूर दूर होने की वजह से, गैसों में जो लिक्विड्स जो वाटर होता है ना, लिक्विड जैसे वाटर, दूध और जल, जो वाटर, इसमें मॉलिक्यूल्स ठोसों की तुलना में ज़्यादा होने के कारण क्या है, ज़्यादा स्पेस घेर लेते हैं, जबकि सॉलिड में कम घेरते हैं। इसका मतलब आंतरिक आकर्षण जो स्थान है ना, आंतरिक आणविक स्थान, दो अणुओं के बीच का जो स्थान है ना, किसमें ज़्यादा होता है, गैसेज में ज़्यादा, लिक्विड में तो गैसेज में तो और भी ज़्यादा होता है, ये लिक्विड में ठोसों से ज़्यादा होता है। अगर मैं घनत्व की बात करूँ, ठोसों से घनत्व कम, क्योंकि पर यूनिट एरिया में मॉलिक्यूल्स की संख्या कम है। अगर इन्हीं को मैं एक छोटे से पात्र में भर दूँ सारे एटम्स को, तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, कि पर यूनिट एरिया मतलब प्रति एकांक क्षेत्रफल में अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी उसमें, तो उसका इसलिए ठोसों का घनत्व ज़्यादा होता है और
लिक्विड जो द्रव होता है ना उसका घनत्व कम होता है, क्योंकि प्रति एकांक क्षेत्र में अणुओं की संख्या कम होती है, क्योंकि दूर दूर हो गए ना एटम, दूर दूर हो गए, ऐसे दूर दूर हो गए। अब दूसरी बात करता हूँ मैं उदाहरण की। उदाहरण तो आप सबको पता है, दूध जल वगैरह सब लिक्विड होते हैं। अगर नेक्स्ट एग्जांपल की मैं बात करूँ गैस स्टेट की, देखो अब दोनों समझ में आ गया, ठोस और लिक्विड, तो आप गैसेस अवस्था को आराम से समझ सकते हैं। आकार और आयतन कुछ भी फिक्स नहीं है। अगर मैं किसी एक सिलेंडर में गैस भरी है, ये सिलेंडर में गैस भर दिया मैंने, अब इसी को मैं कमरे में ले जाके छोड़ दूंगा तो मतलब क्या होगा, ये सिलेंडर में रखा तो सिलेंडर के बराबर हो गई, कमरे में रखा इसको तो कमरे के बराबर हो गई। मतलब ना तो कोई आकार फिक्स ना कोई आयतन फिक्स, जिस चीज़ में जहाँ पर लेके गए वहीं। अगर एटमॉस्फेयर में छोड़ दोगे, एटमॉस्फेयर में वायुमंडल में छोड़ दोगे तो वायुमंडल में फैल जाएगी जहाँ तक उसको फैलने की जगह मिलेगी। मतलब कोई आकार कोई आयतन फिक्स नहीं है इसका। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करें हम अणु के आंतरिक आणविक संपीड़ितता की बात करते हैं। सबसे अधिक संपीड़ित, क्योंकि अणु बहुत ज़्यादा दूर दूर, बहुत ज़्यादा दूर दूर, तो इसमें आप फोर्स डालो, मतलब किसी भी चीज़ को दबाओ, जैसे वाटर है, वाटर को तो संपीड़ित किया जा सकता है, वाटर को संपीड़ित किया जा सकता है, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर है। जैसे गैस है, गैस में तो मॉलिक्यूल्स और भी ज़्यादा दूर हो गए, और भी ज़्यादा दूर हो गए। इसका मतलब जैसे जो गैस सिलेंडर में, जो गैस भरी होती है ना वो लिक्विड फॉर्म में भरी जाती है। सिलेंडर में जो गैस होती है ना उसको संपीड़ित करके कंडेंस करके भरा जाता है। वो गैस होती है लेकिन सिलेंडर में लिक्विड फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है? सिलेंडर में लिक्विड फॉर्म में होती है। कंडेंस करके उसको भरा जाता है हाई प्रेशर पे। हाई प्रेशर पे जैसे इन पे ऐसे प्रेशर डालोगे, इधर से प्रेशर डालोगे तो बिल्कुल संपीड़ित हो जाएगी गैस, क्योंकि इनको मॉलिक्यूल्स को दबने के लिए, मतलब कंप्रेस होने के लिए जगह मिल रही है, मतलब अंदर बहुत सारी जगह मिल रही है, क्योंकि एटम्स जो है ना, परमाणु बहुत दूर दूर फैले हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा जगह मिल रही है इसको, इसलिए बहुत ज़्यादा इसको संपीड़ित किया जा सकता है। अगर आंतरिक आणविक स्थान की बात करें, आंतरिक, अब आपको पता है दूर दूर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे तो आंतरिक आणविक स्थान भी ज़्यादा घेरेंगे। पता है आपको इस चीज़ का, आंतरिक आणविक स्थान भी वो ज़्यादा घेरेंगे, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। आंतरिक आणविक स्थान, गैसों में आंतरिक आणविक स्थान ये बहुत कम नहीं होता दोस्त, यहाँ भी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये बहुत अधिक होता है। आंतरिक आणविक स्थान क्या होता है? बहुत अधिक होता है। अणु के मध्य का जो स्थान होता है ना, आंतरिक आणविक स्थान, बहुत ज़्यादा होता है। अगर मैं बात करूँ अणु के मध्य आकर्षण, अणु के मध्य आकर्षण की बात करूँ तो अणु के मध्य आकर्षण बहुत नगण्य होगा। आकर्षण बल कम इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें जो मॉलिक्यूल्स को जो बांध के रख रहा था, जो फोर्स, वो मॉलिक्यूल्स को जो फोर्स बांध के रख रहा था वो बहुत दूर दूर होता है, बहुत दूर दूर। मतलब ये एटम्स दूर दूर हो रहे हैं ना, इसलिए इसका मतलब ये दूर दूर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इसको बांध के रखने वाला फोर्स नहीं है, अट्रैक्शन वाला फोर्स जो आकर्षण बल है ना वो नहीं है। अगर आकर्षण बल होता तो स्ट्रक्चर ठोस में बदल जाती है, क्योंकि वो एटम्स पास पास में आ जाते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स इसमें मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होने के कारण अणु के मध्य जो आकर्षण ना बहुत कम होता है। जैसे फॉर्मूला मैंने बताया था G(M1M2) R स्क्वायर, अगर ये वाली चीज़ कम है तो ये बढ़ती है, लेकिन इसमें ये अणु के मध्य जो दूरी है ना दो, ये ज़्यादा बढ़ रही है, तो आकर्षण अपने आप ही कम हो जाएगा इसमें। अब दूसरी बात करते हैं हम घनत्व डेंसिटी। अब डेंसिटी में प्रति एकांक क्षेत्र में अणुओं की संख्या बहुत कम है। जैसे इतना सा क्षेत्र लिया है तो इसमें 3 ही आ रहे हैं। अगर ठोस में इतनी सी चीज़ लेता हूँ तो इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो जाते हैं, आ जाते हैं, तो प्रति एकांक क्षेत्र में अणुओं की संख्या इसमें ज़्यादा है, वो ठोस में ज़्यादा होती है, इसमें बहुत ही कम आ रही है। देखो इसमें इतना सा स्पेस लूँगा तो 1 2 3 4 मुश्किल से एटम आ रहे हैं, बहुत बहुत मुश्किल से आ रहे हैं, मतलब इसमें तो डेंसिटी क्या होगी? बहुत ही कम होगी। अगर इतना सा एरिया में सॉलिड में लेता तो उसमें बहुत सारे अणु होते हैं तो डेंसिटी ज़्यादा होती। लिक्विड में लेता हूँ थोड़े 1 2 अणु और बढ़ जाते हैं तो उसकी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर इस गैस की बात करूँ तो इसमें तो बहुत ही कम आते हैं। देखो कहीं कहीं एटम्स मिलते हैं, तो प्रति एकांक क्षेत्र में अणुओं की संख्या क्या होती है? बहुत ही कम होती है, ये ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए इसकी डेंसिटी सबसे कम होती है, गैसों की डेंसिटी सबसे कम होती है। अगर उदाहरण एग्जाम्पल की बात करूँ तो मैं जैसे नाइट्रोजन हुआ, आर्गन हुआ, CO2 हुआ, O2 हुआ, ये सब गैसेज है ना, गैसेज स्टेट में रहते हैं ना, इसके उदाहरण है सब। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा स्टेट की। किसकी बात करते हैं? प्लाज्मा स्टेट की बात करते हैं। प्लाज्मा स्टेट गैसों का, प्लाज्मा स्टेट में गैसों का आयनीकरण हो जाता है। मैंने कल भी आपको बताया था कि बहुत हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है इनको, इन गैसेस को बहुत हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है इसी स्टेट में लाने के लिए। बिल्कुल रेड रेड हो जाती है गैसें, गैसों का आयनाइजेशन होता है। जैसे NaCl का कल एग्जाम्पल लिया था, Na+ और Cl-, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयनों की संख्या बराबर हो जाती है, इसमें भी ऐसे ही होता है, लेकिन इसमें बहुत अधिक टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। आयनदार NaCl की संख्या बराबर होती है और गैसों पर विद्युत एवं चुंबकत्व का प्रभाव हो जाता है। तो गैसें, अब गैसों का टेम्परेचर जैसे ऊपर ऊपर जाता है ना, अब जैसे आयनाइजेशन में एक आपको पता होना, पहले नीचे पृथ्वी हमारी, तो पृथ्वी के ऊपर ये क्षोभ मंडल होता है, ये समताप मंडल होता है, ये मध्य मंडल होता है, ये आयनन मंडल होता है,
और ये बहिर्मंडल होता है। ये स्टेजेस होती है, ये लेयर्स होती है वायुमंडल की। तो इसमें जो है ना, अब आपको पता है क्षोभमंडल में जैसे बादल का फटना, ओलावृष्टि, बरसात होना, ये सब किस में होता है? ये सब किस में होता है? इस क्षोभमंडल में होता है। इसमें जब समता मंडल की बात करें तो समता मंडल में वायुयान वगैरह इसी में उड़ते हैं। जब मध्य मंडल की बात करूँ तो जो मध्य मंडल के अंदर जो होती है ना, मतलब जो भी तरंगे वगैरह, और जैसे हम मैं बात करूँ सेटेलाइट वगैरह मध्य मंडल, और जैसे आयन मंडल की बात करूँ तो रेडियो तरंगे आयन मंडल में होती है। रेडियो तरंगे आयन मंडल के अंदर होती है। तो इस प्रकार से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो क्षोभ मंडल की जो आयन, जो पृथ्वी का जो ये वायुमंडल है ना, उसकी लास्ट स्ट्रक्चर थी ना आयन मंडल वाली। इसके बाद में पृथ्वी का टेम्परेचर, पहले देखो ऊपर से नीचे जाते हैं ना, तब टेम्परेचर घटता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है, फिर आयन मंडल के बाद टेम्परेचर बढ़ता ही चला जाता है, टेम्परेचर कम ही नहीं होता है आयन मंडल के बाद में। तो इसका मतलब वो सूर्य की तरफ जा रहा है। तो जैसे जैसे हम आयन मंडल के बाद सूर्य की तरफ जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और वहाँ पर जो गैस की स्टेट है ना, वो प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, गैसों का आयनीकरण स्टार्ट हो जाता है वहाँ पे। समझ आ रही बात? ये ये मतलब ये था हमारे पास पृथ्वी, ये था पृथ्वी हमारे पास, ये क्षोभ मंडल था, ये समता मंडल था, ये मध्य मंडल था, और ये आयन मंडल था। तो इस आयन मंडल से ऊपर ऐसे जाऊँगा ना तो टेम्परेचर कम होगा, मतलब ये इधर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, अब कम हो गया, अब आयन मंडल में आ गए, आयन मंडल के बाद बढ़ता ही चला जाता, कम होता ही नहीं, सूर्य की तरफ जा रहा है ये। तो यहाँ पर गैसों का आयनीकरण हो जाता है, गैसों का आयनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। आपके सिलेबस नहीं है, ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी आपको ध्यान रखना, सूर्य की तरफ जैसे जैसे हम चले जाते जाते हैं ना, वहाँ पर अब उस गैसों पर गैसों का आयनीकरण हो गया, तो वहाँ पर विद्युत और अब आपको पता है पृथ्वी के दो पोल होते हैं, ये पृथ्वी है हमारी, तो ये नॉर्थ पोल होता है और ये साउथ पोल होता है। पृथ्वी के दो पोल होते हैं, ये जोग्राफिकल पोल बोलते हैं इनको। वैसे रियल में अगर पृथ्वी के पोल देखे जाए ना, तो इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, या फिर किसी एंगल पे टिल्टेड होते हैं एक्चुअल में। लेकिन हमारी मतलब हम पढ़ने के हिसाब से जोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से ऊपर नॉर्थ पोल मानते हैं, नीचे साउथ पोल। अगर तुम चुंबक को भी छोड़ोगे ना स्वतंत्र रूप से, तो वो नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ शिफ्ट हो जाती है चुंबक। तो इसी प्रकार से है ना, ये इन दोनों पोल्स के बीच में पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है। उसका भी प्रभाव यहाँ गैसों के आयनीकरण के कारण गैसों के आयनन का उस पर प्रभाव होता है, मतलब चुंबकत्व का भी प्रभाव होने लग जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बताया सूर्य, तारे, नाभिकीय अभिक्रिया वगैरह हुई, ये सब चीज़ें हैं ना, नाभिक अभिक्रियाओं में भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, गैसों का आयनीकरण हो जाता है। सूर्य में जैसे तारों में भी है ना, मतलब गैसों का आयनीकरण होता है उसमें, इसीलिए तो हमको वो चमकते हुए दिखाई देते हैं। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की बात करें, बीसी की बात करें, तो ये इम्पॉसिबल स्टेट है जिसको प्राप्त करना। लेकिन दो चीज़ें इसके बारे में ज़्यादा ध्यान रखनी है कि इसकी भविष्यवाणी तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने कर दी थी, लेकिन इसकी खोज सत्येंद्रनाथ बोस ने की थी। और इसको प्राप्त किस टेम्परेचर पे किया जाता है? 0 केल्विन, जिसको हम -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड बोलते हैं। ये कल भी बताया था मैंने आपको। अगर श्यानता की बात करें, विस्कोसिटी इस कंडीशन पे, इस स्टेट पे श्यानता मतलब जीरो हो जाती है, मतलब पार्टिकल्स का मूवमेंट, परमाणुओं का मूवमेंट, मतलब आवागमन गमन, एक दूसरे में इंटरफेरेंस बिल्कुल कम हो जाता है या जीरो हो जाता है। जीरो श्यानता की कंडीशन हो जाती है, इसमें बिल्कुल हिलते ही नहीं है परमाणु एक दूसरे के। अब हम जैसे अब जैसे 200 माइनस की 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड की बात आई, मतलब वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट जमता है, तो आप बर्फ़ जमती है, तो इससे भी 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड कम चले जाओ, उस पर जाके हमको ये प्लाज्मा स्टेट प्राप्त होती है, मतलब माइनस पे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब आपको ये चीज़ें मैं आपको ये थोड़ा सा ये बता दूँ, जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि जो जल का है ना फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। जैसे अब ये बात आई गई है ना बॉइलिंग पॉइंट के लिए 200 वगैरह की, तो मैं बता ही देता हूँ। मतलब हम बात करते हैं जैसे डिग्री सेंटीग्रेड को, अब 0 केल्विन है यहाँ पे, जैसे आपको 0 केल्विन दिखाता, तो कोई भी डिग्री सेंटीग्रेड में कोई चीज़ है ना, उसको अगर मुझे केल्विन में बदलना है ना, केल्विन में बदलने के, तो डिग्री सेंटीग्रेड में जो भी दिया है उसमें 273.15 जोड़ दूँ, 273.15 जोड़ूंगा ना, तो वो केल्विन पे माने में बदल जाएगी। ऐसे ही किया गया है यहाँ पे। देखो जल का ही मांग बिंदु की बात करें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड अब केल्विन में बदलना, तो 273.15 जोड़ लो, तो 273.15 केल्विन में हो गया। इसी प्रकार क्वथनांक बिंदु की बात, बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ, तो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसमें 273.15 जोड़ दी, 373.15 केल्विन हो गया।
ये आपको याद रखना, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। कमरे का तापमान की रूम टेम्परेचर की बात करूँ तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड में 273.15 जोड़ो, जैसे 298, ये केल्विन नहीं है, फ़ारेनहाइट में है। इसका रिलेशन अभी बताऊंगा कैसे निकालते हैं। इसी प्रकार से एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की बात करें, जिसमें बहुत सारे कंडेंसेट स्टेट प्राप्त होती है 0 केल्विन, या फिर आप इसको इसमें माइनस के 273.15 जोड़ो तो माइनस के 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। यह आपको मैंने बता दिया कि केल्विन पैमाना अगर लाना है तो डिग्री सेंटीग्रेड में 273.15 जोड़ दो। अब इसमें रिलेशन में आप थोड़ी सी ये ध्यान रखें, हम अपनी सहूलियत के हिसाब से यहाँ पे 273.15 नहीं लिखते हैं, 273 लिखते हैं, ताकि हमें कैलकुलेशन में ज़्यादा दिक्कत ना आए। ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जिसके बेस पे हम ये देख सकते हैं, आप देखना। अभी मतलब डिग्री सेंटीग्रेड माइनस जीरो, ये जीरो लिखो या मत लिखो कोई बात नहीं है। डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 100 इक्वल टू के माइनस 273 अपॉन 100 इक्वल टू एफ माइनस 32 अपॉन 180 इक्वल टू आर अपॉन 80। अब इसमें एक दूसरे को जैसे भी आपको निकालना, आपको डिग्री सेंटीग्रेड भी दिया हुआ है तो डिग्री सेंटीग्रेड में पुट कर दो, आपको केल्विन में पूछ रहा है तो केल्विन निकालना है। जैसे आपको ये है रूम टेम्परेचर वाला, डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है, फ़ारेनहाइट में निकालना है, तो डिग्री सेंटीग्रेड एक तो ये वाला रिलेशन, एक ये वाला, दोनों ले लो। डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है तो डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ 25 लगा दो, तो ये जैसे 25 लगाएं, इस पर कट पीट के यहाँ पे एफ हमारे पास निकल के आ जाएगा कितना, 298 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब फ़ारेनहाइट निकल के आ जाएगा। इसको ये दोनों फॉर्मूले सेम है, ये वाला और ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। फ़र्क क्या है इसमें से, फ़र्क क्या है इसमें, थोड़ा सिंप्लीफाई किया गया इसको, मतलब इसको काट पीट के इसे सिंप्लीफाई, जैसे 1 0 से 1 0 से 1 0 से 1 0 समय कट गया, फिर 2 से काट दिया, 2 5 10, 2 5 10, 2 9 18 और 2 4 8, ये इधर सिंप्लीफाई करके लिख दिए इधर। सेम फॉर्मूला, मतलब अगर डिग्री सेंटीग्रेड में, केल्विन में, फ़ारेनहाइट में कुछ भी दिया हो तो कोई भी, जैसे सेंटीग्रेड और केल्विन में दिया हो तो ये दोनों यूज़ कर लो, अगर केल्विन और फ़ारेनहाइट में दिया हो तो ये दोनों यूज़ कर लो, डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में दिया हो तो ये दोनों यूज़ कर लो। ये बहुत कम यूज़ आता है, सबसे ज़्यादा यही 3 रिलेशन यूज़ में आते हैं। अब सारी अवस्थाएं पढ़ ली। अब सारी अवस्थाओं के बारे में हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देते हैं आपको, किताब को आप समझ में आए थोड़ा सा। अगर ये सॉलिड है, इस सॉलिड को मैं अगर थोड़ा सा हीटअप करूँगा तो ये जैसे बर्फ़ है, इसमें बर्फ़, तो ये मेल्टअप पिघलना स्टार्ट हो जाएगी तो लिक्विड फॉर्म में बदल गई। फिर इसको थोड़ा सा और हीटअप करूँगा तो मॉलिक्यूल्स और दूर दूर भग जाएंगे, मतलब इसमें गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। और इसको और ज़्यादा स्टेट, मतलब बहुत ज़्यादा हीट दे दूंगा तो ये इसकी प्लाज्मा स्टेट आ जाएगी, मतलब गैसों का आयनीकरण। ये रेड रेड दिख रहा है ना आपको, ये रेड रेड का मतलब गैसों का, ये गैसीय पार्टिकल्स आयनाइज होना स्टार्ट हो गए बहुत अधिक टेम्परेचर पे, मतलब इधर से इधर जाने पे मैं हीट ऐड करता जाऊँगा तो यहाँ से यहाँ मेरे को ये अवस्था मिल जाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब द्रव्य की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन की अगर मैं बात करूँ, द्रव्य की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन की बात करूँ तो द्रव्य की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन, भौतिक अवस्थाओं को परिवर्तन में कल बताया था कि हम अपने हिसाब से, मतलब फिजिकली सेपरेट कर पाए अगर किसी चीज़ को तो वो भौतिक परिवर्तन होता है। रासायनिक में हम फिजिकली सेपरेट नहीं कर पाते हैं, तो भौतिक परिवर्तन हम खुद ही कर पाते हैं। जैसे ताप, दाब एवं ऊर्जा में परिवर्तन करके द्रव्य की अवस्थाओं को एक रूप से दूसरे रूप में हम बदल सकते हैं। जैसे कोई ठोस है, लिक्विड है, गलन क्या हुआ, कोई ठोस है, ठोस पदार्थ, ठोस को मैंने किस में बदल दिया, ठोस को मैंने बदल दिया, मतलब द्रव में बदल दिया। ठोस को द्रव में इसको पिघला दिया, मेल्ट कर दिया तो गलन हो गया ना, मतलब हमने खुद ने हीट दी, इसको हीट देते ही तो ठोस द्रव में बदल गया, उसको क्या बोल दिया हमने, मेल्टिंग बोल दिया। उसी हिसाब से मैंने वेपराइजेशन, मतलब वाष्पीकरण, मतलब क्या किया मैंने, जो द्रव था मेरे पास इसको और हीट दी और इसको गैस में बदल दिया, और हीट दी और गैस में बदल दिया तो क्या हो गया, वाष्पीकरण हो गया। इसका मतलब हमने खुद ही द्रव में हीट देखी, इसको गैस में बदला है तो इसको हमने वाष्पीकरण बोल दिया, ये भौतिक परिवर्तन हो गया। कंडेंसेशन की बात करें, संघनन, जैसे हमारे पास गैस है, गैस में से हमने टेम्परेचर निकाल दिया, कम कर दिया और उसको ठोस में बदल दिया तो कंडेंस होगी ना गैस, ठोस में बदल गई गैस। या फिर ऐसे मत करो आप करो लिक्विड, द्रव, द्रव को कंडेंस कर दो, सॉरी गैस को कंडेंस कर दो, गैस होती है ना, गैस को कंडेंस करके आप द्रव में बदल दो, द्रव में, तो गैस से द्रव में बदल गया कोई भी चीज़, मतलब टेम्परेचर कम हो गया, कम करके हमने उसको द्रव में बदल दिया। जैसे गैस होती है ना सिलेंडर में भरी जाती है, उसको कंडेंस करके भरा जाता है द्रव के रूप में, ठीक है, तो उसको हमने कंडेंसेशन बोल दिया। फ्रीजिंग हिमीकरण बोलते हैं, जैसे बर्फ़ का जमना क्या है, फ्रीजिंग है, मतलब कोई भी जो लिक्विड होता है ना, लिक्विड, उसको हमने ठोस में बदल दिया, ठोस में बदल दिया, द्रव को ठोस में बदल दिया तो क्या बोल दिया, उसको फ्रीजिंग बोल दिया। अगर इसके बाद हम बात करें सब्लिमेशन की और डिपोजिशन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। देखो सब्लिमेशन में एक तो ठोस होता है, अगर बीच की स्टेट गायब कर दूँ द्रव और डायरेक्ट ही गैस में ले जाऊँ, इतना टेम्परेचर दूँ तो उसको क्या बोल दूंगा, मतलब ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल दूँ तो उसको बोल दूंगा सब्लिमेशन, बीच की स्टेट गायब हो गई। लेकिन अगर गैस को द्रव में मतलब कंडेंस किए बिना ही डायरेक्ट ठोस में बदल दूँ, गैस से डायरेक्ट ठोस में बदल दूँ तो उसको बोलते हैं निक्षेपण या सब डिपोजिशन। तो क्या हुआ, ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल रहा हूँ तो सब्लिमेशन, और गैस से डायरेक्ट ठोस में बदल रहा हूँ तो डिपोजिशन। अब इसको हम एक फ्लो चार्ट के माध्यम से भी समझ सकते हैं। देखो फ्रेंड्स, हमारे पास है क्या,
एक्चुअली में हमारे पास 3 स्टेट्स है पदार्थ की, एक है सॉलिड, एक है गैस और एक है लिक्विड। देखो ऊपर से नीचे ऐसे जाने पे मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ उसका, ऊपर से नीचे जाने पर टेम्परेचर बढ़ रहा है। देखो अब कोई चीज़ सॉलिड से मतलब सॉलिड से लिक्विड में बदल रही है, तो सॉलिड से लिक्विड में बदलना इसका मतलब क्या कहलाता है? देखो मेल्ट हो रही है ना, तो इधर से इधर जाने पर क्या हो रहा है? मेल्ट हो रहा है, मेल्टिंग। लेकिन अगर लिक्विड से मुझे सॉलिड में बदलना है, लिक्विड से सॉलिड में मतलब लिक्विड से जल से जब बर्फ़ बन रही है तो फ्रीजिंग, मतलब बर्फ़ बनना फ्रीजिंग। समझ में आ रही है? ऐसे समझाया गया है इसमें, फ्लो चार्ट के माध्यम से आप आसानी समझ सकते हो। जैसे ऐसे हो, गैस है और लिक्विड है। जैसे लिक्विड, अब मैं क्या करूँगा, लिक्विड को क्या करूँगा, हीट दूंगा और उसको गैस में बदल दूंगा। तो लिक्विड से गैस में बदलना क्या करना था, क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। गैस में बदल गया तो वाष्पीकरण। लेकिन अगर गैस से वापस से लिक्विड में बदल रहा हूँ, जैसे सिलेंडरों में गैस भरी जाती है, कंडेंस करके भरी जाती है, तो उसको क्या बोल देंगे? कंडेंसेशन बोल देंगे। इसी प्रकार अगर आपको गैस और सॉलिड में रिलेशन देखना हो तो आपको बताया था ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है कि अगर मुझे ठोस से बिना गैस में द्रव में बदले डायरेक्ट गैस में बदलना हो ठोस से, तो उसको ऊर्ध्वपात सब्लिमेशन बोलते हैं। और अगर डायरेक्ट गैस से द्रव में बदले बिना ही ठोस में कंडेंस कर दो किसी चीज़ को, तो उसको डिपोजिशन या निक्षेपण बोलते हैं। इस फ्लो चार्ट के माध्यम से आप इस चीज़ों को आसानी से डील कर पाएंगे, बिल्कुल आसानी से समझ पाएंगे। ये वाली जो स्टेट है हमारे पास बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट प्राप्त बच गई, बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट बच गई। देखो अब ये सॉलिड है, अभी सॉलिड से भी मुझे कितना नीचे आना पड़ेगा? बर्फ से 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड आना पड़ेगा, तब जाके मुझे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट प्राप्त होगी। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है। और ये टेम्परेचर है, जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी उबलता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है, ये गैस है। गैस कब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबली? इससे भी अगर ज़्यादा टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया मैंने गैस का, तो क्या हो जाएगा? इस गैसों का आयोनाइजेशन, मतलब यहाँ से इधर जाने पर गैसों का प्लाज्मा में बदलते हैं, उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन। गैसों का आयनीकरण हो जाता है। अगर प्लाज्मा से वापस गैस में बदल रहे हैं तो उसको डी आयोनाइजेशन, मतलब गैसों का आयनीकरण हो रहा है। हमेशा हाई टेम्परेचर में ही गैस से अगर प्लाज्मा में जाना हो तो हाई टेम्परेचर पे ही ये पॉसिबल होता है, जिसे गैसों का आयनीकरण कहते हैं। तो ये फ्लो चार्ट आपको जो भी 1-2 मिस्टेक आई थी बीच में, उनको मैं बिल्कुल करेक्ट कर दूंगा और आपको टेलीग्राम ग्रुप पे बिल्कुल एज इट इज़, ये आपको जो मैंने PDF बना रखी है ये एज इट इज़ आपको मिल जाएगी। आपको बिल्कुल परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको करना क्या है, मेरी टेलीग्राम ग्रुप यूनियन एकेडमी ऑफिशियल पे जाना है और इसको ज्वाइन कर लेना है। और मेल ID पे कोई क्यूरी हो तो मेरे को सेंड भी कर सकते हो। बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे को इस ग्रुप पे बता सकते हो। और जो भी रेगुलर अपडेट्स जो भी मैं पढ़ाऊँगा, सारी रेगुलर PDFs आपको इसमें बिल्कुल टाइम टू टाइम मिल जाएगी करेक्शन के साथ। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब कल इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आ रहे हैं। वो आशा करता हूँ आज शाम को भी वो मैं अपलोड कर सकता हूँ, या फिर कुछ नेटवर्क इशू हुआ तो वो कल आपको मिल जाएगा। आप इन दोनों चैप्टर्स को, अगर जिसने पहले वाला पार्ट नहीं देखा है वो पहले वाला पार्ट देख ले, और दोनों पार्टों को देख के बिल्कुल अपना डाउट या कन्फ्यूजन क्रिएट कर ले। जो भी 1-2 मिस्टेक हुई इस PDF में, जो उसको मैं बिल्कुल करेक्ट कर दूंगा और उसको आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू गाइस।